आप जो पढ़ रहे हो वो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, क्योंकि ये न्यूक्लियर ख़त्म होगी तो पेपर ख़त्म हो जाएगा, तो आपका टफ पार्ट है, थोड़ा समझना पड़ेगा। इसीलिए हम कोशिश करेंगे पॉइंट्स में थ्योरी लिखाने की। ज़्यादा थ्योरी वैसे लिखा देंगे तो तुम लोगों को मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए क्वार्क मॉडल पढ़ाने के लिए थोड़ा सा आइसो स्पिन और बता दें, क्योंकि उसका यूज़ होना है। ठीक है, तो क्वार्क मॉडल से पहले देखिए आइसो स्पिन, आइसो स्पिन आई से दिखाते, जरा से 2-3 पॉइंट में ये लिखवा दें, ये भले ना आए पर क्वार्क मॉडल इसके बिना समझने में आपको दिक्कत होगी। अब देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पॉइंट में ही लिखाएंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, proton and neutron having same spin, having same spin, इनके पास सेम स्पिन होते ही है, having same spin, same spin and many similarity, similarities, proton and neutron having same spin and many similarities, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास स्पिन सेम होती है और मैनी सिमिलरिटीज़ होती हैं। ठीक है, मैनी सिमिलरिटीज़, हाँ आ गई है उसके। क्वार्क मॉडल बताना है, इसके लिए थोड़ा सा आइसो स्पिन बताना जरूरी है, नहीं तो वो आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम आइसो स्पिन निकलवाएंगे। तो इसलिए तो आइसो स्पिन को हम आई से दिखाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैविंग सेम स्पिन एंड मैनी सिमिलरिटीज़, और कई सिमिलरिटीज़ हैं। इट इज़ वेल नोन, इट इज़ वेल नोन, जिसे हम जानते हैं, इट इज़ वेल नोन दैट न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स वेल नोन है, न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट। अभी हमने कल लिखवाया था कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो चार्ज से इंडिपेंडेंट, या दरवाजा कुंडी लगा दीजिए, चिपका दो, हाँ बस बस। न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो चार्ज से इंडिपेंडेंट, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में सेम लगता है, तो वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, लिखवाया था ना। तो इट इज़ वेल नोन दैट न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है? आवेश से स्वतंत्र होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। तो आप देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स सेम होता है, सेम न्यूक्लियर फोर्स, सेम न्यूक्लियर फोर्स। ये जो फिजिक्स पढ़ रहे हो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, उसे पार्टिकल फिजिक्स भी कहते हैं। नहीं तुम लोग कहोगे हम तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़े, पार्टिकल फिजिक्स क्या है? इसी को बोलते हैं पार्टिकल फिजिक्स। तीसरा, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल जो लगेगा
वो एक डिफरेंस क्रिएट कराएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको बता दें, बड़ा सा थोड़ा लिखवा भी देंगे, एक कभी कभार पूछ देगा किसी में, स्ट्रेंज पार्टिकल क्या है। ठीक है, तो स्ट्रेंज पार्टिकल वो है जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होते हैं और वीक इंटरेक्शन से डिके होते हैं। ठीक है, आ गया दिमाग में तो तुरंत लिख लीजिए स्ट्रेंज पार्टिकल, जरा सा लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे। स्ट्रेंज पार्टिकल अलग से ऊपर लिख लो, दोज पार्टिकल्स आर produced by strong interaction, those particles are produced by, अलग से लिखना, अलग से कॉपी में, हाँ ठीक है तुम्हारे, those particles are produced by strong interaction and decay by weak interaction, are known as strange particles, उन्हें कहते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल्स, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होते हैं और वीक इंटरेक्शन से डेवलप होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल्स। के मेजॉन और पाई, के मेजॉन है आपका, के मेजॉन है, इसमें पाई नॉट है और हाइपरॉन्स है, ये आपके स्ट्रेंज पार्टिकल्स, तो ये अलग से लिख लीजिए। ठीक है, ये अलग से अभी क्वार्क मॉडल में यूज करेंगे हम। लगातार 3-4 दिन से एक ही मॉडल की बात कर रहे हैं, क्वार्क मॉडल, उसके लिए पूरी बैकग्राउंड बना रहे हैं कि अगर वो हम ऐसे पढ़ाने लगेंगे तो फिर तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। तो बस आज पढ़ाने जा रहे हैं, बस ये पॉइंट बता दें बस। तो आप देखिए, आपका आइसो स्पिन बताना है, जो बाद में आए, कहाँ गई, इधर देखो, आइसो स्पिन, न्यूक्लियस में जो स्पिन होता है उसे आई से दिखाते हैं, और वो क्यों डेवलप हुआ वो बताने, और कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसको नहीं जानोगे तो कुछ थ्योरी है, वो आगे के लिए नहीं कह, क्वार्क मॉडल में आइसो स्पिन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो नहीं कर पाओगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैविंग सेम स्पिन मानी गई है। ठीक है, एंड मैनी सिमिलरिटीज, और कई सिमिलरिटीज। ठीक है, आपने ये जानते हो कि प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन विदाउट चार्ज, न्यूट्रॉन को चार्जलेस पार्टिकल, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जो आप न्यूक्लियर फोर्स पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, इसीलिए पढ़ाया कि न्यूक्लियर फोर्स 37 टाइम्स स्ट्रांगर है ना, 37 लिखवा है ना, 37 टाइम्स स्ट्रांगर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और ग्रेविटेशनल फोर्स के तो 10⁻39 टाइम्स स्ट्रांगर है। तो ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और वो चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपने पढ़ लिया, इट इज़ वेल नोन दैट न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट। अब आगे देखिए, जो स्मॉल डिफरेंस is created due to electromagnetic interaction.
स्मॉल डिफरेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से ड्यू टू डिफरेंस इन चार्जेस, डिफरेंस ऑफ चार्जेस। एक स्मॉल डिफरेंस क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के कारण, जो चार्जेस के डिफरेंस, भाई प्रोटॉन के पास चार्ज है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, पर वो चार्ज आ जाता है। आपने अभी पढ़ा लास्ट टाइम, पाई मेजॉन की क्लाउड बन जाती है, नेगेटिव पाई मेजॉन की क्लाउड बन जाती है, न्यूट्रल पाई मेजॉन की क्लाउड बन जाती है। तो आपने माना है कि इनके चारों तरफ क्लाउड बादल टाइप से बन जाते हैं, मतलब इमेजिन किया है योकावा मेजॉन थ्योरी से, ठीक है। तो उससे एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक क्वांटम नंबर लिया गया, और उस क्वांटम नंबर को क्या कहते थे? आइसो स्पिन, ठीक है। सो दैट वी टेकन ए क्वांटम नंबर, हमने लिया है क्वांटम नंबर, so that we taken a quantum number which is known as isospin, which is known as isospin, isospin, which is known as isospin. आइसोस्पिन स्टेट के पास दो क्वांटम नंबर होते हैं। जनरल आइसोस्पिन स्टेट, जनरल आइसोस्पिन स्टेट is described by उसे हम डिस्क्राइब करेंगे टू क्वांटम नंबर्स, बाई टू क्वांटम नंबर्स I एंड I3। दो क्वांटम नंबर ली गई हैं, I एंड I3, एक है I, एक है I3, I एंड I3। I एंड I3 एक बार देख लो। तुम लोग का नाम क्या है? नाम क्या है? एक और पीछे क्या नाम है? विकास। ध्यान दो, देखिए आइसोस्पिन, ये आइसोस्पिन इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए है या पार्टिकल फिजिक्स के लिए है, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैविंग सेम स्पिन, इनके पास सेम स्पिन होती हैं और मैनी सिमिलरिटीज होती हैं, ठीक है। पर जिसे हमने सेम स्पिन को मान के ही, तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? चार्ज इंडिपेंडेंट। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी वही लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी वही लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में वही लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि उनको चार्ज से कोई लेना देना नहीं। पर यही चार्जेस इलेक्ट्रो में, अब जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन है, सेम चार्ज है, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, पर उसने क्या बना लिया? क्लाउड बना लिया। एक ने पॉजिटिव क्लाउड बना लिया और एक नेगेटिव क्लाउड बना लिया। तो उनकी स्थिति में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन आ जाए, जो चार्जेस के कारण
फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही आपका डेवलप कराता है वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और उसके डेवलप होने से इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा तो चार्ज वेरिएट करेगा। तो वही लिखा है, स्मॉल डिफरेंस इज क्रिएटेड, स्मॉल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। किसके कारण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ये डबल हो गया, विच ठीक है बदलो नहीं, ड्यू टू ने लैंग्वेज गड़बड़ा जाएगी, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ चार्जेस, जो कि नहीं, इनको बदलो नहीं, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ चार्जेस, किसकी वजह से? चार्जेस के डिफरेंस की वजह। फिर चौथा पॉइंट, सो दैट वी टेकन ए क्वांटम नंबर, हमने एक लिया है क्वांटम नंबर विच इज नोन एज आइसोस्पिन। जनरल आइसोस्पिन स्टेट जो है, जो जनरल वे में आइसोस्पिन स्टेट है, उसके दो क्वांटम नंबर लिए गए हैं, एक आई और एक I3। ठीक है, आई है और एक I3 है। अब देखिए जरा, नहीं, जो कूलाम्ब ला वाली स्थिति वो जो हम लोग पढ़ते हैं वो यहाँ पे भी लग रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन फोर्स डेवलप करता है। ठीक है, यहाँ की स्थिति में मानते हैं कि जैसे इंटरेक्शन हुआ तो वो चार्जेस पे, ये युकावा थ्योरी के आधार, तो पॉजिटिव मेजॉन बन रहा है या नेगेटिव मेजॉन है, इंटरेक्शन हुआ तो वेरिएट करेगा चार्जेस। तो यहाँ वहाँ पे तो इतना कभी पढ़ते नहीं, उसका यूज़ तो तुमने यहाँ किया ना, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ये माना गया। ठीक है, अब तुम वहाँ पे लगाने लगो जाके, वहाँ की स्थिति अलग है, उसका यूज़ किया तो हमको लगा कि यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये भी एजम्पशन में ही है, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ये पूरी एजम्पशन थ्योरी है। अभी कोई नई एनालिसिस आ जाए, कोई नई थ्योरी आ जाए तो वेरिएट कर जाएगी, क्योंकि ये अब जैसे न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है क्या, उसको प्रैक्टिकली कोई एनालाइज करने को कोई पैरामीटर तो है नहीं, वो तो सब एजम्पशंस कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स आए, जब रेडियो एक्टिव डिके हुआ, पार्टिकल्स निकले, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकले, उनके द्वारा, ठीक है, न्यूक्लियर के अंदर फोर्सेज लगे, मास डिफेक्ट हुआ उनके द्वारा, ये सब एजम्पशंस थ्योरी है। ठीक है, अब देखिए इनके कैलकुलेशन करने के लिए जरा देखिए, जो आई तो आ जाएगा 2I, इसका फार्मूला है, देखिए एक मिनट, I3 के लिए और बता दें, I3 को हम कहते हैं, I है आइसोस्पिन, और आइसोस्पिन की एक थर्ड स्टेट मानते हैं। ठीक है, मतलब जैसे I होता, I आया और उसके साथ I3 आता है, तो I3 जो है उसे माना गया, I3 इज द थर्ड component and its possible value -I2 + I, इसकी वैल्यू जो भी I की वैल्यू आएगी उसी से ये I3 की वैल्यू आएगी -I2 + I के बीच में। अब देखिए इसका फार्मूला है, फार्मूला आपका है 2I + 1, 2I + 1, आइसोस्पिन सेम होती है, आइसोस्पिन सेम फॉर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए आइसोस्पिन। ये जो फार्मूला है 2I + 1, ये इस फार्मूले की वैल्यू आपकी स्टेट पर डिपेंड करती है।
डबलेट स्टेट है तो 2 आएगी, ट्रिपलेट स्टेट है तो आपकी 3 आएगी, और आपकी सिंगल स्टेट है, सिंगलेट है तो 1 आएगी। तो ये स्टेट, ये वैल्यू जो है फार्मूले की, वैल्यू डिपेंड्स अपॉन स्टेट, स्टेट डिपेंड्स अपॉन स्टेट, जैसी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। और I3 जो होगा इस फार्मूले में, I3 रिवर्स एंटी पार्टिकल के अकॉर्डिंग आएगा, रिवर्स आएगा, रिवर्स फॉर एंटी पार्टिकल। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं तब समझो। अब देखिए एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे आपको क्लियर हो। देखिए पहला एग्जाम्पल है, आपने लिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये आपके न्यूक्लियॉन है और इनकी डबलेट स्टेट होती है। डबलेट है भाई, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन है, तो ये डबलेट स्टेट है इनकी, ठीक है, सिंगलेट स्टेट नहीं है। तो 2I + 1 बराबर क्या करोगे 2। डबलेट स्टेट होने से आप क्या करोगे 2। अब ये उधर ले गए तो 2I बराबर 1 आएगा, I बराबर 1/2 आएगा, I बराबर 1/2। I3 की वैल्यू अब इससे आएगी, I3 की वैल्यू इससे जो आएगी, एक आएगी प्लस में 1/2 और एक आएगी माइनस में 1/2। हमने क्या बताया है, -I2 + I, -I2 + I, तो -I -1/2 और +I 1/2, 2 स्टेट हो गए। अब इसे लिखा जब जाएगा प्रोटॉन को, तो वो ऐसे लिखा जाता है। प्रोटॉन की स्टेट को लिखना है आइसोस्पिन के केस में आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे, और इसमें लोगे I और ये लिया I3, I लिया, ये लिया I3। I की वैल्यू प्रोटॉन के लिए 1/2, I3 की वैल्यू 1/2, I3 की वैल्यू 1/2। अब न्यूट्रॉन के लिए लें, न्यूट्रॉन के लिए लें I और I3, I की वैल्यू 1/2, I3 की वैल्यू -1, I3 की वैल्यू -1, ये आपका 1/2 और इसकी वैल्यू -1। अब जैसे आ जाइए, एक और एग्जांपल बता दे रहे हैं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, मतलब +1/2 आ गया, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के लिए ले लिया, -1/2 न्यूट्रॉन के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन जब आप लिखोगे आइसोस्पिन के केस में I3 ऐसे लिखा जाता है, तो I है 1/2, ठीक है, और I3 है +1/2। अब आपने न्यूट्रॉन के लिए लिखा, I की वैल्यू है 1/2 और I3 की वैल्यू है -1। अब जरा आइए तीसरा केस, नेक्स्ट 9 नंबर ले रहे हैं, पाइमेज़ोन। पाइमेज़ोन में पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट। हाँ बताओ, कहीं दिक्कत हो तो बताओ ना, कहाँ दिक्कत है? नहीं, I तो
सब में 1/2 ही है, प्रोटॉन के लिए भी और न्यूट्रॉन के लिए भी। आई की वैल्यू तो 1/2 आई, ठीक है। जो एक आइसो स्पिन स्टेट है आई, और दूसरी है थर्ड स्टेट I3। I3 की वैल्यू -I2 + I, मतलब -I भी है +I भी। तो अब हमने I3 की वैल्यू लिया +1/2 और -1/2। तो अब जब जैसे प्रोटॉन लिखा जाएगा तो 1/2 तो सबके लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। -1/2 फिर आपका I3 लिखोगे तो जो प्लस में आ रहा है वो तो प्रोटॉन के लिए बन गया, तो वो ले लिया प्रोटॉन के लिए, पहली स्टेट के लिए। और दूसरी स्टेट क्या है -1/2, तो वो न्यूट्रॉन के लिए। ऐसे लिखा है, ठीक है। अब आ जाइए पाई मेजॉन। पाई मेजॉन क्या है? ट्रिपलेट स्टेट है भाई, 3 स्टेट है ना, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट। तो अब यही फार्मूला बन गया 2i + 1 = 3, 2i + 1 = 3। अब यहाँ पर i की वैल्यू, 2i की वैल्यू इधर ले गए 2 और i की वैल्यू आ गई 1, i की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। i की वैल्यू 1 आ गई, i1 आ गया। तो अब ये देखो +π के लिए भी i1 है, -π के लिए भी i1 है और पाई नॉट के लिए भी i1 है। तो ये तीनों के लिए i की वैल्यू तो 1 है। अब I3 का मान, I3 का मान क्या होता है? -I2 + I, ये होता है अब जब डबल स्टेट थी, एक था 1/2, अब डबल स्टेट थी तो -1/2 और +1/2 बना। पर यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट है तो आपकी -I2 + I, तो अब I3 की वैल्यू आपकी आएगी -1 0 + 1, ये 3 आएगी, -1 0 + 1, ठीक है। अब हमेशा +1 आ रहा है तो खुद सोचिए, +1 आ रहा है तो +π के लिए ले लो, ये आ रहा है न्यूट्रल के लिए ले लो, और ये आ रहा है -π के लिए ले लो। वो खुद सोचिए, नेगेटिव वाला आया नेगेटिव पाई के लिए ले लिया, पॉजिटिव वाला आया इसके लिए ले लिया, और न्यूट्रल वाला आया वो पाई नॉट, ठीक है। तो ये आपको खुद ही इमेजिन करना। अब इनकी स्टेट अगर आपको लिखनी है, इसकी स्टेट आपको लिखनी है तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे +π की लिखोगे, +π मेजॉन की लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? I3, तो I का मान 1 और I3 का मान +1, ऐसे लिखो, ठीक है। आप -π की लिखोगे, I3, इसकी वैल्यू है 1, I3 की वैल्यू है -1, ठीक है। पाई नॉट की लिखोगे, I और I3, I और I3, इसका मान लिखोगे 1 और इसका मान क्या लिखोगे? 0, ठीक है। ऐसे बताओ बेटा, बताओ कहाँ कन्फ्यूजन है? भाई ये आपका ट्रिपलेट स्टेट थी, 3 स्टेट सामने दिख रही हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट, ठीक है। तो आपने 2i + 1 को क्या करना है? 3, इधर ले गए 2 बचा, i का मान 1 आया, ठीक है। अब I3 की वैल्यू जब जैसे लेते हैं तो -I2 + I, अब जब डबलेट स्टेट है तो क्या होगा? अब जैसे अगर डबलेट स्टेट होती तो 1 आया था तो आप 2 ही तो दिखा पाते, -1 + 1, पर यहाँ ट्रिपलेट स्टेट है तो 0 भी कंसीडर करेंगे, ठीक है, अपनी तरफ से। तो -1 0 + 1,
अगर डबलेट स्टेट होती तो 0 ये क्या करते -1 आपका 0 छोड़ देते +1 लेते। अब आ गया -1 0 +1। अब -1 वाला ऑब्वियसली आपको नेगेटिव पाई मेजॉन के लिए लेना है, ठीक है। वो हमें जब नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए लो, और 0 आपको न्यूट्रल पाई मेजॉन के लिए लेना है, और पॉजिटिव वाला +1 के। अब इसे लिखोगे तो ऐसे लिखोगे पॉजिटिव पाई i, i3, i की वैल्यू है 1, i3 की वैल्यू है +1, माइनस पाई i, i3, i की वैल्यू क्या लिया है हमने 1, वो तो तीनों के लिए i का मान तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए -1, फिर i का मान तो 1 ही है, और i3 का मान क्या है आपका 0। इस तरीके से आप कर दीजिए, ठीक है। आया। अब आ जाइए क्वार्क मॉडल पर। ये भले ना आए क्योंकि बिना इसके आगे समझने में दिक्कत थी, इसलिए आपको अब हम बताने जा रहे हैं क्वार्क मॉडल। ये लॉन्ग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाई चांस की बात होती है कि आपका क्वार्क मॉडल ना आए। रफ करें, लिख लिया, तुम लोग बताओ कहीं दिक्कत हो, समझ गए ना। थोड़ा सा वहाँ आइडिया लगाना पड़ता है। जैसे 0 बना तो न्यूट्रल पाई के लिए लो, ठीक है। नेगेटिव बना तो नेगेटिव पाई के लिए लो, ठीक है। पॉजिटिव बना तो फिर पॉजिटिव वाली, तो वो तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। अब आइए क्वार्क मॉडल। ये भी बड़ा टिपिकल थ्योरी, बड़ी टफ है इसकी, तो इसका बेस्ट वे है पॉइंट में लिखवा दें तो आपको याद भी हो जाएगा। ऐसी थ्योरी लिखा देंगे तो आपका पॉसिबल नहीं है आप याद कर पाए 12 मार्क्स के लिए। देखिए, क्वार्क आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखिए, एक बात आपको हम जो कटु सत्य बता दें कि अगर एमएससी प्रीवियस में पेपर होते तो इतने बच्चे पहुंचते ही नहीं। हमेशा का रिकॉर्ड है, क्योंकि वहाँ पर एमएससी प्रीवियस में मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, टफ था। क्वांटम आपकी बहुत टफ थी। पिछले कुछ सालों में टीचर भी ऐसी चेक कर देते हैं जो टफ चेक कर देते हैं, तो वो मार्किंग 12 की है तो वो पता चला 8 दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं, तो 50% बच्चा पास होता है, ठीक है। हमेशा अगर अपने यहाँ भी हुआ तो क्योंकि अपने यहाँ शुरुआत से पढ़ रहा है तो फिर भी अपने यहाँ भी 2-4 बच्चे फेल हो ही जाते थे। अगर 22 का बैच है तो फाइनल ईयर में 16, 17, 18 ही पहुँचते, जब वो पूरे पास हो जाते थे लगभग तब। पर फाइनल ईयर की पढ़ाई का एक तो जब भी कभी भी कॉपी चेक होती है तो फाइनल ईयर के हमेशा बीएससी थर्ड ईयर की चेक हो, एमएससी फाइनल की चेक हो, तो एक टीचर के मन में बात रहती है कि ये फाइनल ईयर है, अब इसको बढ़िया नंबर दो, तो वो हमेशा फाइनल ईयर में मार्किंग अच्छी होती है। मतलब जो जैसे बच्चा है उसको 65% चाहिए फर्स्ट डिवीज़न बनाने के लिए, तो एमएससी फाइनल ईयर में बन जाते हैं। जैसे बीएससी थर्ड ईयर में कई बार बच्चों को पता चला 75% चाहिए फर्स्ट डिवीज़न में, तो थर्ड ईयर में बन जाते हैं। वो जो बच्चा पार्ट 1 में पास नहीं हो पा रहा है वो थर्ड ईयर में 75 ले आता है, तो वही एमएससी फाइनल ईयर है। यहाँ पे ऐसी थ्योरी है कि आप कितना भी और छोटा मोटा इग्नोर किया जाता है, ठीक है। अब जैसे क्वार्क मॉडल है, अगर छोटी मोटी गलती हो गई तो टीचर इग्नोर करके आपको 12 में 10 दे देगा, और यही प्रीवियस होता है तो वहाँ पे मैथमेटिकल है, रिजल्ट है तो है, नहीं तो गलत, वहाँ तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ के पॉइंट में अगर 1-2 पॉइंट गलत भी हो गए तो कटेंगे नहीं, पूरे नंबर मिल जाते हैं। और एमएससी फाइनल ईयर में परसेंट अच्छा बनता है, लगातार जो रिज़ल्ट आता है तो हर बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, प्रॉपर मेहनत कर लीजिए। यही प्रीवियस में होते तो उतना आसान नहीं था, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, हमेशा आते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न गारंटेड है। अब ये आराम हो गया कि एक ही बार पेपर देने पे तुम लोगों को दोनों सालों के नंबर मिल जाएंगे, 2 ईयर्स के नंबर मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ 70 ले आओगे तो एमएससी प्रीवियस में भी 70 हो जाएंगे,
ठीक है, तो जितनी और बन जाता है। यहाँ पे ऐसे पेपर है, आप जैसे आपका लेज़र है, लेज़र वाला पेपर में काफ़ी बीएससी सेकेंड ईयर का है, हम पढ़ा पूरा रहे हैं, पर आपको वो पेपर अच्छा होना ही होना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पेपर है, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। फार्मूले हैं, मैथमेटिकल प्रूफ है, शुरुआत में आने में दिक्कत लगेगी, पर जब आ जाएगा तो अच्छा। ये पेपर में जो टफ पार्ट है वो आप पढ़ रहे हैं, सबसे टिपिकल यहाँ न्यूक्लियर है, और उसका आप टफेस्ट पार्ट पढ़ रहे हो, तो आप जाके एक एक टॉपिक याद करते जाइए, गारंटेड आप जितनी ज़्यादा मेहनत, देखो फर्स्ट डिवीज़न लगभग सब आ जाएंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा परसेंट बन जाएगा। और इसका फ़ायदा उसमें मिलता है, जैसे कहीं पे डिग्री कॉलेज में आपका अपॉइंटमेंट हुआ, आपने एंट्रेंस निकाल दिया, ठीक है, हायर एजुकेशन का, अब उसके बाद इंटरव्यू होना है, तो उसमें जब मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें परसेंट काउंट होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये फाइनल और फाइनल ईयर का मेन होता है, एमएससी का मेन होता है, क्योंकि आप हायर में पढ़ा रहे हो तो एमएससी का ज़्यादा, इंटरमीडिएट वाले स्टैंडर्ड में पढ़ाओगे तो बीएससी का मेन है, तो हायर एजुकेशन में एमएससी का मेन है। तो आप लोग इसको एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से याद करिए, एक एक टॉपिक को लिखिए। क्वार्क आर द बेसिक, क्वार्क आर द बेसिक constituent particle, particles, basic constituent particles of which, जिनके द्वारा एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर नाउ बिलीव्ड टू बी कंपोज्ड। क्वार्क जो है बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये माना गया है कि इन क्वार्क से जो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो उनके कंपोजिशन से बनते हैं। पता चला 3 क्वार्क मिल गए, 1 प्रोटॉन बन गया, 2 क्वार्क मिल गए, कोई अदर एलिमेंट्री पार्टिकल बन गया। तो ये है क्वार्क आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ विच, जिसके द्वारा एलिमेंट्री पार्टिकल आर नाउ बिलीव टू बी कंपोज। ये माना गया है कि ऐसा कंपोजिशन इनसे हुआ है। दूसरा पॉइंट, many phenomena in particle physics, many phenomena in particle physics have been predicted, उनका प्रिडिक्शन किया जाता है, have been predicted and explained theoretically with the concept of quark, with the concept of quark, क्षितिज जरा वो इंक उठा दो, सामने रखिए। ए कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्क्स, मैनी फिनोमिना इन पार्टिकल फिजिक्स, बहुत सारे फिनोमिना है पार्टिकल फिजिक्स में, हैव बीन प्रिडिक्टेड, उनका प्रिडिक्शन दिया जाता है, एंड एक्सप्लेन थियोरेटिकली, और थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है, किसके कॉन्सेप्ट से? क्वार्क के कॉन्सेप्ट से। तीसरा पॉइंट, all hadrons, all the hadrons
जितने भी हाइड्रॉन्स हैं, हाइड्रॉन पार्टिकल्स, अब आप कहोगे हाइड्रॉन क्या है? हाइड्रॉन वो है जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से डेवलप होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्सेस से, भाई दो प्रकार के फोर्सेस है, एक स्ट्रॉन्ग है तो चार, ग्रेविटेशनल का कोई रोल नहीं है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से चार्जेस वेरिएट करते हैं, मेन है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन। तो वो पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से डेवलप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रॉन्स। हमने लास्ट टाइम भी क्लासिफिकेशन किया था हाइड्रॉन और लेप्टॉन का, ठीक है। लेप्टॉन में पाई मेजॉन इजॉन आते हैं, हाइड्रॉन में आपका बेरियॉन्स आता है, ठीक है, और बेरियॉन्स में हाइपरॉन्स और न्यूक्लियॉन्स आते हैं। तो जो हाइड्रॉन्स हैं, ऑल द हाइड्रॉन पार्टिकल्स आर supposed to be composition of quark particle. Composition of quark particles. Quark particles. ये किसके कंपोजिशन से बने हैं? क्वार्क पार्टिकल्स। कंपोजिशन ऑफ क्वार्क पार्टिकल, क्वार्क पार्टिकल के कंपोजिशन से। कंपोजिशन ऑफ क्वार्क पार्टिकल। अब आप देखिए फोर्थ पॉइंट, बुक में देखोगे पूरी थ्योरी में लिखा है तो याद करना बहुत टफ हो जाता है। अब जैसे आप पहला पॉइंट भूल गए, दूसरा पॉइंट भूल गए, तीसरा ही याद रहा कि जितने भी हाइड्रॉन्स हैं वो क्वार्क पार्टिकल से चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 20-22 पॉइंट लिखाएंगे तो 2-3 भूल जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला वाला अगर भूल गए तो कोई विशेष वो नहीं हो, बेसिक चीज़। फोर्थ पॉइंट, ऑल क्वार्क पार्टिकल्स, जितने भी क्वार्क हैं, ऑल क्वार्क पार्टिकल्स एंड एंटी क्वार्क पार्टिकल, क्वार्क पार्टिकल्स, जितने भी क्वार्क पार्टिकल्स हैं और एंटी क्वार्क पार्टिकल्स हैं, हैव फ्रैक्शनल चार्ज, हैव फ्रैक्शनल चार्ज, हैव फ्रैक्शनल चार्ज, उनके पास फ्रैक्शनल 1/3, 2/3 का चार्ज होता है। सो दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस, सो they do not exist in free space, इसलिए ये फ्री स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करते। so they do not exist in free space, ठीक है। ये ऑलवेज, क्वार्क हमेशा कंपोजिशन में मिलेगा। क्वार्क particles are always found in composition, ये हमेशा कंपोजिशन में मिलते हैं। ऑलवेज फाउंड इन कंपोजिशन, ये हमेशा कंपोजिशन में मिलते हैं। कंपोजिशंस ऑलवेज फाउंड इन कंपोजिशन, ये हमेशा कंपोजिशन में मिलते हैं। जो 1974 में, अब ये पॉइंट भूल गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
सन भूल गए, कोई मतलब नहीं। इन 1974 ओनली 3 फ्लेवर्स, 3 फ्लेवर्स थे, फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स आर नोन। 3 फ्लेवर थे क्वार्क के 1974 में। एक यू का फ्लेवर था, एक डी का फ्लेवर था और एक एस का फ्लेवर था। ठीक है, फिर बाद में आए। तो देखो जरा 7 नंबर पॉइंट, 2 ऑफ very nearly equal mass, 2 of very nearly equal mass called up quark U and down quark D. Quark D, down quark D, 2 of very nearly equal mass, 2 थे लगभग बराबर इक्वल मास के, कॉल्ड अप क्वार्क U और दूसरा था डाउन क्वार्क D। अप क्वार्क U और डाउन क्वार्क D। अप क्वार्क आपका किससे दिखाया जाएगा? U से, और डाउन क्वार्क को हम किससे दिखाएंगे? D से। डाउन क्वार्क को हम D से दिखाएंगे। जो लास्ट ईयर लिखवाया था उससे बिल्कुल डिफरेंट इस बार हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, इसका सरल से सरल मेथड हमने ढूंढा है और वो यही हमने देखा कि पॉइंट में लिखाओ तो बच्चे याद कर पाएंगे, पूरी थ्योरी में लिखा दो तो पॉसिबल नहीं है। और ये जो पॉइंट्स है शुरुआत वाले छूट गए तो अभी तो पढ़ोगे ही, पर छूट गए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, क्वार्क आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है विच constituent particle of which elementary particle are now believed to be composed। जैसे प्रोटॉन है, अभी हम दिखाएंगे, हो सकता है 3 क्वार्क से बना हो, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से बना हो, तो वो हम कंपोजिशन बताएंगे। तो जैसे आपके एलिमेंट्री पार्टिकल आपने पढ़े थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेजॉन, के मेजॉन, ईटा मेजॉन, हाइपरॉन्स, बेरियॉन, जो भी आप पढ़ रहे थे। ठीक है, हाइपरॉन्स में भी 3 है ना, ओमेगा हाइपरॉन, लैम्डा हाइपरॉन, जाई हाइपरॉन, तो ये सब उनका अपना स्ट्रक्चर था। ठीक है, मतलब वो किसी के कंपोजिशन से नहीं बने थे। पर जो एलिमेंट्री पार्टिकल है जो अभी बोल रहे थे, जिनका अपना स्ट्रक्चर है, वो क्वार्क से बने हुए, क्वार्क एजम्पशन किया गया है। ठीक है, मैनी फिनोमिना इन पार्टिकल फिजिक्स, बहुत सारे फिनोमिना है पार्टिकल फिजिक्स में, हैव बीन प्रेडिक्टेड मतलब उनका प्रेडिक्शन दिया गया कि वो कैसे हो सकते हैं, उस संभावनाएं जिसे कहते हैं, हैव बीन प्रेडिक्टेड एंड एक्सप्लेन्ड थियोरेटिकली, और थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया गया विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्क, क्वार्क के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया गया। जितने भी हाइड्रॉन्स हैं, आपको हमने 2 बताया था ना, 2 क्लास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लेप्टॉन की क्लास है और एक हाइड्रॉन। लेप्टॉन की क्लास वो है जो, लेप्टॉन की वो क्लास है जो क्या होता है कि वीक इंटरेक्शन से जो पार्टिकल्स डेवलप होते हैं, वो लेप्टॉन की क्लास है। और जो हाइड्रॉन की क्लास है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से डेवलप होते हैं। हाइड्रॉन में आते हैं आपके बेरियॉन्स, ठीक है, और बेरियॉन्स में आते हैं न्यूक्लियॉन और आपके हाइपरॉन्स। तो ये हाइड्रॉन के लिए, ऑल द हाइड्रॉन पार्टिकल आर कंपोज्ड टू बी कंपोजिशन ऑफ क्वार्क। भाई हाइड्रॉन में क्या है? न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी कंपोजिशन से बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी कंपोजिशन से बनाया जा सकता है। और आपके जितने भी आप पढ़ रहे हो हाइपरॉन, लैम्डा हाइपरॉन के, आपका जाई हाइपरॉन्स, ओमेगा हाइपरॉन्स, ठीक है, ये सब को आप क्वार्क मॉडल्स, क्वार्क पार्टिकल से बना सकते हो। अब ऑल क्वार्क पार्टिकल्स, जितने भी क्वार्क पार्टिकल्स हैं, अब जितने भी ऑल हाइड्रॉन पार्टिकल्स आर कंपोज्ड आर सपोज टू बी कंपोजिशन ऑफ क्वार्क पार्टिकल्स। ऑल क्वार्क पार्टिकल्स एंड एंटी क्वार्क पार्टिकल्स हैव फ्रैक्शनल चार्ज। उनके पास क्या होता है? फ्रैक्शनल चार्ज। फ्रैक्शनल चार्ज का मतलब 2/3, ठीक है, 1/3 ऐसा चार्ज आएगा, फ्रैक्शनल चार्ज। सो दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस, इसलिए ये फ्री स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करते। क्वार्क पार्टिकल्स आर ऑलवेज फाउंड इन कंपोजिशन। क्वार्क पार्टिकल्स हमेशा मिलते हैं किसमें? कंपोजिशन। मतलब आप सोचें कि सिंगल क्वार्क से कोई पार्टिकल मिलेगा? नहीं बनेगा, हमेशा कंपोजिशन से। 1974 में, ये भूल गए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1974 में पहली बार 3 क्वार्क के विषय में बताया गया। 3 फ्लेवर ऑफ क्वार्क, या ये लिख दीजिए, फ्लेवर एलेवर भूल गए तो लिख दीजिए, इन 1974 देयर वाज ओनली 3 क्वार्क्स, और वो 3 क्वार्क्स थे, उनमें से 2 थे सेम मास के, लगभग बराबर मास के। एक था अप क्वार्क, एक था डाउन क्वार्क, और तीसरा आएगा स्ट्रेंज। ठीक है, अभी लिख रहे हैं, आइए दी 8 नंबर पॉइंट है। देखिए 8 नंबर पॉइंट है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड पाई मेजॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड पाई मेजॉन